नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आशा करूंगा ये वीडियो भी पुराने वीडियो की तरह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी सिक्किम या डी मणिपुर में? आंसर है इसका बी असम में। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला यह योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का नींव रखी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल एवं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा इसकी नींव रखी गई। असम के बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट देखते हैं। असम ब्रह्मपुत्र बराक नदी की घाटी में स्थित है और यहाँ पर चाय और रेशम की खेती बहुतायत से होती है। साथ ही असम वह पहला राज्य है जहाँ पर तेल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई थी, यानी प्राकृतिक तेल की खोज असमपुर के डिगबोई क्षेत्र में हुई थी। और असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसे हम जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा असम के काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। मलेशिया का 70वां राजा किसे घोषित किया गया? ए अल सुल्तान अब्दुल्ला, बी सुल्तान इब्राहिम, सी अनवर इब्राहिम या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया का 70वां राजा चुना गया है। 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली के तहत 9 जातीय मलय राज्य शासकों ने बारी बारी से 5 साल के लिए राजा के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। मलेशिया में इस समय 13 राज्य है, लेकिन केवल 9 में ही शाही परिवार होते हैं और उन्हीं की बारी बारी से यहाँ पर राजा नियुक्ति किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया में एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो अपने लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और जोहर राज्य के विकास में अपने प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। मलेशिया के राजा के रूप में स्थापित होने से पहले उन्होंने जोहर के सुल्तान के रूप में भी कार्य किया हुआ है। इस पद पर वह 2010 से कार्यरत हैं। मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम के पदस्थापना समारोह एक भव्य और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध कार्यक्रम था, जिसमें देश भर के उच्च पदस्थ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और शाही परिवार के सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से कौन कौन से देश अलग हुए हैं? ए माली और नाइजर, बी नाइजर और बुर्किना फासो, सी माली, नाइजर और बुर्किना फासो या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका सी, अर्थात माली, नाइजर और बुर्किना फासो तीन ही देश इससे अलग हो गए हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट इकोवास की स्थापना 1975 में की गई थी। माली, नाइजर और बुर्किना फासो इसके स्थापना के प्रस्तावक थे या संस्थापक भी थे। माली, बुर्किना फासो और नाइजर में सैन्य शासन ने इस गुट को सदस्य देशों के लिए खतरा बताते हुए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। तीनों देशों के नेताओं ने प्रतिबंध लगाने में तर्कहीन और अस्वीकार्य रुख के साथ इकोवास की आलोचना करते हुए संप्रभु निर्णय के रूप में अपनी वापसी को उचित ठहराया है। उन्होंने अपने रुख को मजबूत करने के लिए अलायंस ऑफ साहेल स्टेट का भी गठन किया है।
संयुक्त बयान में युगोवास पर जिहादी खतरों से निपटने में सहायता करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि विदेशी शक्तियों से प्रभावित होकर यह गुट अपने संस्थापक सिद्धांतों से भटक गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा SSF सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली? आंसर है इसका बी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया है। सड़क सुरक्षा बल SSF का उद्घाटन पंजाब के व्यापक सड़क नेटवर्क व जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण छलांग मानी जा रही है। इस पहल के शीर्ष पर सीएम भगवंत मान ने पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 5500 किलोमीटर के विस्तार पर सड़क सुरक्षा बल SSF की तैनाती की योजना बनाई है। समय पर सहायता की तात्कालिकता पर जोर देते हुए सीएम भगवंत मान ने महत्वपूर्ण 15 मिनट की अवधि के भीतर दुर्घटना स्थलों तक पहुंचने के लिए SSF की प्रतिबद्धता की वकालत की है। यह तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम करने में और ज़रूरतमंद लोगों को त्वरित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी भगवंत सिंह मान हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और इनकी राजधानी संयुक्त चंडीगढ़ है, जो पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी है तथा खुद अपना भी वह एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अपनी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद DRDO द्वारा तैयार किया गया सर्वत्र क्या है? एक आधुनिक मिसाइल, बी मोबाइल ब्रिज सिस्टम या एक नवीनतम श्रेणी का विमान या डी परमाणु पनडुब्बी? आंसर है इसका बी मोबाइल ब्रिज सिस्टम। रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना बाहरी खतरों से सतर्क रहते हुए सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसे आधुनिक उपकरण को प्राथमिकता दी गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है यह, और सर्वत्र भारतीय सेना के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु ब्रिजिंग समाधानों में नवाचार का एक प्रतीक है। सर्वत्र नवाचार के एक प्रतीक के रूप में उभर रहा है, जिससे भारतीय सेना की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने के विशेष रूप से जल इकाइयों पर अंतराल को तेजी से पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत अर्थ मोर लिमिटेड BEML के सहयोग से विकसित सर्वत्र राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने में सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल का प्रतीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के किस विभाग ने भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है? ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी सांख्यिकी विभाग? आंसर है इसका वित्त विभाग। वित्त विभाग आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है बजट से पहले, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय वो अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की है। 2024 में पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से पहले जो सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जगह पर जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश होगा और उससे जो वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है, उससे पहले यह रिपोर्ट जारी की है। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं होने का कारण चुनावी संदर्भ बताया जा रहा है। 2024 में भारत में चुनाव होने हैं लोकसभा के। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से चुनाव के बाद सरकार में संभावित बदलाव के कारण राजनीतिकरण हो सकता है, ऐसा मानना है, जिससे नियमित बजट प्रतिक्रिया बाधित हो सकती है। इसलिए वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार CAB अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक एक वैकल्पिक रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 28 जनवरी या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी 31 जनवरी। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। जेब्रा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस की स्थापना जंगलों में जेब्रा की घटती आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है।
विशेष रूप से जो ग्रेबी जेबरा होता है, जिसे संकटग्रस्त जातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्मिथसोनियन नेशनल जू जैसे संरक्षण संगठनों द्वारा शुरू किए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य जेबरा के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जनता को शिक्षित और जनसंख्या में और गिरावट को रोकने के लिए रणनीतियों को प्रोत्साहित करना इस जेबरा दिवस मनाने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ए 95, बी 100वां, सी 93वां या डी 80? आंसर है इसका सी 93वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI सार्वजनिक क्षेत्र की अखंडता के वैश्विक क्षेत्र में भारत की स्थिति के बारे में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत का स्थान काफी हद तक अपरिवर्तित सा रहा है। 180 देशों में से 93वां स्थान भारत ने हासिल किया है और डेनमार्क लगातार 90 का स्कोर हासिल करके सूचकांक में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा हुआ है, जिसका श्रेय उसकी मजबूत अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणाली को दिया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने में न्याय प्रणाली का विशेष योगदान होता है। अर्थात जहां न्याय होगा तो वहां गलतियां भी कम होंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा क्यूरेटेड CPI सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर राष्ट्रों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें से 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 उच्च भ्रष्टाचार का प्रतीक है और 100 बहुत स्वच्छ शासन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग में किन नए सदस्यों को नामित किया गया है? ए श्री अजय नारायण झा, बी डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, सी डॉक्टर सौम्य कांति घोष या डी उपयुक्त सभी? आंसर है इसका डी उपरोक्त सभी, अर्थात श्री अजय नारायण झा, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और डॉक्टर सौम्य कांति घोष, चारों को ही इसमें शामिल किया गया है। जैसे आपको पता है कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया है। इसमें अभी जो 4 नए सदस्य जोड़े गए हैं, उसमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें एक श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू जो पूर्व में विशेष सचिव व्यय रह चुकी हैं, और एक डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष जो कार्यकारी निर्देशक हैं अर्था ग्लोबल में, वो भी पूर्णकालिक हैं, और डॉक्टर सौम्य कांति घोष जो मुख्य आर्थिक सलाहकार भारतीय स्टेट बैंक की हैं, वो अंशकालिक सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी सतनाम सिंह संधू या डी पीबी संधू? आंसर है इसका सी सतनाम सिंह संधू। राष्ट्रपति ने श्री सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया है। एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा इसको। भारत के राष्ट्रपति ने श्री सतनाम संधू को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया और निर्णय शिक्षा, परोपकार और सामुदायिक विकास में संधू के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए किया गया है। एक किसान का बेटा सतनाम सिंह संधू भारत के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक माना जाते हैं। व्यक्तिगत संघर्षों से बढ़ते हुए उन्होंने 2001 में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज CGC की स्थापना की थी और 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्वास्थ्य कल्याण और सांप्रदायिक सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे अपने गैर सरकारी संगठन इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और न्यू इंडिया डेवलपमेंट NID फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए असम सरकार, बी राजस्थान सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार या डी इनमें से कोई नहीं?
आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र सरकार। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ 80,000 करोड़ रुपए का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGIL ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ यह समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य राज्य के भीतर हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, जो सरकार की हरित निवेश योजनाओं में उल्लेखनीय दृष्टिकोण के साथ निकटता से मेल खाता है। MOU में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और उनके डेरिवेटिव जैसे हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल को विकसित करने की एक व्यापक योजना शामिल है। समझौते में पंप हाइड्रो परियोजनाओं की स्थापना और नवीनीकरण ऊर्जा RE परियोजनाओं का विकास भी शामिल है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया का शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? A सफेद भालू, B हिम तेंदुआ, C बब्बर शेर या D मोनाल पक्षी? आंसर है इसका हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 भारतीय खेल कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयारी है यह खेल, और खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में एसीन या सान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर से ध्यान आकर्षित करता है। भारतीय तिरंगे से सजा यह लोगो हिमालयी प्रदेश की सुंदरता और खेलों के विविध खेलों को दर्शाता है। इसमें खेलों के आयोजन स्थल चानस्पा लेह में एक पहाड़ी के ऊपर एक धर्म का घूमता हुआ पहिया दिखाया गया है, जो राष्ट्र की एकता और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पवार द्वारा कौन सा पदक जीता गया? A स्वर्ण, B रजत, C कांस्य या D इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका A स्वर्ण पदक। दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप की 10वीं मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। महज 21 साल की उम्र में दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण कप हासिल कर लिया है। शूटिंग इतिहास में उन्होंने अपनी बड़ी जीत दर्ज कराई है। यह नवीनतम जीत उनकी प्रभावशाली संग्रह में शामिल है, जिसमें 2019 के बाद से म्यूनिख, बीजिंग और दिल्ली में उनकी जीतें शामिल हैं। राजस्थान के रहने वाले दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप की शुरुआत में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया था। पूर्व विश्व नंबर 1 और ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने 632.4 के शानदार स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहकर अपने असाधारण कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया था। अंतिम मुकाबले में उन्होंने इटली के डेनिलो सोलाजो को केवल 1.9 अंकों से हराकर प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंपक लक्ष्मी जी का निधन हो गया, वो थी एक पर्यावरणविद, A B इतिहासकार, C सामाजिक कार्यकर्ता या D सिने कलाकार? आंसर है इसका B इतिहासकार। इतिहासकार चंपक लक्ष्मी जी का निधन हो गया। वो अकादमिक समुदाय एक सम्मानित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर रही थी। चंपक लक्ष्मी का कैरियर पुरातत्व, प्रतिभा, विज्ञान, विचारधारा, शासन कला और व्यापार जैसे विषयों में उनकी गहरी और विविध विशेषता से प्रतिष्ठित थी। वह इतिहास लेखन में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने प्रारंभिक और मध्ययुगीन दक्षिण भारत की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड के कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोहण बनकर इतिहास रचा है। उनकी उम्र क्या है? A 16 साल, B 12 साल, C 2 साल या D 8 साल?
आंसर है इसका सी, 2 साल। मात्र 2 साल के स्कॉटिश हैं ये, और एवरेस्ट के बेस कैंप तक सबसे कम उम्र में पहुंचे थे। नेपाल के उबड़ खाबड़ इलाकों के पार करते हुए डलास परिवार कार्टर को रॉस की पीठ पर सुरक्षित रूप से बिठाकर और जेट को उनके साथ लेकर माउंट एवरेस्ट के दक्षिण की ओर अपना रास्ता बना लिया था। समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर कार्टर ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसमें उनकी कम उम्र को मात देते हुए चेक गणराज्य के एक 4 वर्षीय बच्चे के पिछले रिकॉर्ड को भी उन्होंने पीछे पछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी लद्दाख और डी सिक्किम। आंसर है इसका लद्दाख, सी लद्दाख। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भारत में हिम तेंदुओं पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन पहली बार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाली मुख्य संस्था है। सभी हिम तेंदुओं रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदार जैसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से आबादी की गणना की गई थी। यह 9,800 से लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों सहित ट्रांस हिमालयी इलाके में लगभग 1,20,000 किलोमीटर क्षेत्रों में हिम तेंदुओं की गिनती की गई थी। यह गिनती 2019 से लेकर 2023 के बीच 2 चरणों में पूरी की गई। पहले चरण में हिम तेंदुओं को हैबिटेट का मूल्यांकन किया गया था, जिसके निवास स्थल पर सहवास का विश्लेषण किया गया। दूसरे चरण में प्रत्येक चिन्हित स्तरीकृत क्षेत्र में कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल करके हिम तेंदुओं की बहुतायत का अनुमान लगाया गया था। विभिन्न राज्यों में इनकी अनुमानित संख्या जो रही वो लद्दाख में लगभग 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू तथा कश्मीर में 9 रही है। हिम तेंदुओं की प्रजाति जो खतरे में है, इसलिए इनका व्यापक राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये थे आज 31 जनवरी 2024 की घटनाओं का और 1 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी।